प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। इसके पहले हम लोग अपने संकल्प बैच को स्टार्ट कर चुके हैं और संकल्प बैच में हमने कल कोशिका के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी अर्जित की थी, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि कोशिका जो होती है पहले कोशिका के पाए जाने आधार पे जीवों को और निर्जीवों को हमने बांटा था, जिसमें हमने बताया था कि सजीव जो होते हैं उसमें कोशिका अवश्य पाई जाएगी और यह कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, या यूकैरियोटिक होगी जैसे कि जो है आपके प्रोटिस्टा किंगडम से लेकर के एनिमेलिया किंगडम तक के सभी जीवों में पाई जाती है। यहां तक के साथ हमने कल के वीडियो में आपसे यह भी चर्चा की थी कि कोशिका पे कैसे हम लोग वर्क करने वाले हैं और हमारे पूरे क्लास का पैटर्न क्या है, इसके बारे में हमने कल आपसे चर्चा कर ली थी। हमने आपसे बताया था कि हम पहले सेल को पढ़ेंगे, फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद आर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। आर्गन सिस्टम में 5 आर्गन सिस्टम हमें पढ़ना है और प्लांट में रूट, स्टेम, रूट, लीफ को पढ़ना है। ठीक है, 5 आर्गन सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे कहां पे, 5 आर्गन पढ़ेंगे यानी सेंस आर्गन 5 पढ़ेंगे, उसके बाद आर्गन सिस्टम टोटल पढ़ेंगे यानी एनिमल फिजियोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, और इस प्रकार से हम लोग चले जाएंगे। फिर इकोनॉमिक बॉटनी का हिस्सा कुछ बचेगा, माइनर बॉटनी का हिस्सा कुछ बचेगा, टेक्सोनॉमी बचेगी, यानी इस पैटर्न से चलेंगे और पूरे पैटर्न को कवर करेंगे। स्टार्टिंग फेज है, बहुत बेसिक चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद रखता हूं कि आप जो है इस चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत बेहतर से समझ पाए होंगे। कल यहां तक हमने घटना बता दी थी कि सेल की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। उस बुक में उन्होंने अपने इस डिस्कवरी के बारे में बताया था। बाद में 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। वह भी लिविंग सेल थी जिसमें उन्होंने दांत के खुरचों या मैल से और स्पर्म को और जो है वाटर में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया को देखा था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यहां तक की घटनाएं कल हमारी हो चुकी थी। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज में इंक्लूडेड है आपका कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे, एक नजर डालेंगे कोशिका सिद्धांत पे। ठीक है, कोशिका की फिर संरचना, कोशिका के जो है शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी यानी आकारकी पे एक नजर डालेंगे और उन्हीं पॉइंट को नोट करेंगे आकारकी की जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोशिका की संरचना, कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे और सिद्धांत के बाद आकारकी पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे हम जो पढ़ने वाले हैं वह तीसरे नंबर पे हमारा आएगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में ही, सेल ऑर्गेनल में सिर्फ राइबोसोम है तो राइबोसोम के बारे में डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। और साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बस बेसिक डिफरेंस, आज बेसिक चीजें पढ़ेंगे और इन्हीं के डिफरेंस के बारे में भी हम लोग आज ही के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो की लेंथ लगभग मान चलिए 1 घंटे होने वाली। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ चीजों को हम आपसे बता दें, जैसे आपने बीएससी में या इंटर में जब पढ़ा होगा तो उस समय आपको बताया गया होगा कि मैं इन सभी चीजों को एक बार आपके सामने रख देता हूं, फिर एक एक करके सारी चीजों को बताऊंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा था कि स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 और 1839 ईस्वी में 1838 और 1839 ईस्वी में स्लाइडेन जो है वो वनस्पति शास्त्री हैं और स्वान जो है वो जंतु वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हमने पढ़ा है, क्लास बीएससी में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा और अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम यही बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन को जो पूछा जाता है वह पूछा गया कि सबसे पहले वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। अब ऐसा प्रश्न जब आता है तो हम इनके ऑप्शन को चूंकि रटे होते हैं, तुरंत इनके ऑप्शन पे चले जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन है उनको बारे में भी पूरा डिटेल बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत में यह भी पढ़े कि जो कोशिका होती, जब एक कोशिका सिद्धांत आया तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सभी जो वनस्पतियां हैं, जो पौधे हैं, वह सभी कोशिका के बने हुए हैं। बाद में स्वान जब आते हैं तो कहे कि सभी जंतु जो हैं वो कोशिका के बने हुए हैं। तो जब इन दोनों को मिलाकर के थ्योरी बनी कि सभी जीव जो हैं
वह कोशिका के बने हुए हैं। लेकिन जब इनसे यह बात पूछा गया कि पहला जीव कब आया, यानी पहले जीव की कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस बात को बता पाने में ये असमर्थ थे, यानी इस बात को इन्होंने सही से आंसर नहीं दिया। बाद में 1855 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा कि 1855 में एक वैज्ञानिक और आते हैं 1855 में, जिसे हम लोग आर बिरचो कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपने इन्हें देखा होगा बिरचाओ भी लिखा होता है, तो आर बिरचो इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आर बिरचो कहा जाता है। आर बिरचो ने जो है 1855 ईस्वी में कहा कि सभी कोशिकाएं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती हैं। किससे डेवलप होती हैं? जो पहले की बनी हुई पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसी से आने वाली नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और इसका मतलब कि कोशिका में कोशिका विभाजन पाया जाता होगा। इतनी चीजें बेसिकली हम लोग जानते हैं पहले से। कुछ कॉमन चीजें और जाननी है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए जब दिया जाए तो हम उन प्रश्नों को आसानी से कर सकें, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। कोशिका आकारिकी के बारे में जो हम लोग पहले से जानते हैं उसमें हम लोग यही जानते हैं कि कोशिका जो होती है विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका WBC की अगर हम बात करें तो WBC कैसी होती है? अमीबॉइड होती है, यानी इसकी कोई भी संरचना निश्चित नहीं होती है, अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेती है आवश्यकता पड़ने के हिसाब से। RBC कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है या तो ओवल होती है। अंडे का आकार ओवल होता है। हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती हैं ये शाखाओं में बटी होती हैं। ये सभी चीजें हम लोग पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जो मेजर चीजें जाननी, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और ये पूछा गया था कि इसकी लेंथ लगभग कितनी होती, तो ये चीजें हमें नोट करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमसे पूछा गया कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, यह शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास होता है वो कितना होता है। ये प्रश्न आपके पूछे गए एग्जाम में है, तो उन प्रश्नों को आपको याद रखना पड़ेगा। चूंकि ये NCERT में मेंशन है इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप इसके लिए तैयार रहेंगे, आपको ये जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। हमने आपसे बताया कि प्रोकैरियोटिक जीव प्रिमिटिव न्यूकैरियन, मैंने कहा प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे जीव जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता था, यानी साधारण न्यूक्लियस पाया जाता था, प्रारंभिक न्यूक्लियस पाया जाता था, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी, इन्हें हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग प्रोकैरियोट कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी जीव आते हैं। इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिका अंग होते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले अंग होते हैं, वह सभी कोशिकांग जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को छोड़ करके क्लोरोप्लास्ट इत्यादि सभी चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। यानी क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो एक नजर हम लोग राइबोसोम पे भी डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है राइबोसोम पे एक नजर डालेंगे और राइबोसोम की खोज के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम्स की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, सेडबर्ग यूनिट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो में। और साथ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको भी समझने वाले हैं। यानी प्रोकैरियोट पूर्णतः आज कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूकैरियोट पे आ जाएंगे और यूकैरियोट से रिलेटेड चीजों को देखने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो को, ये थी कल की बातें, आज की बातें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर आप सक्षम हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें लिखी गई हैं कि आप 99 रुपए तक का मिनिमम पे करिए। वह पे करने से आपके चैनल की ग्रोथ के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि आप 99 रुपए हमें अगर देते हैं तो मैं उसका 1000 गुना आपको वापस कराने के लिए आपसे वादा करता हूं, उससे 1000 गुने से ज्यादा मैं आपको वापस कर दूंगा। 99 रुपीज आप हमारे इस नंबर पे 80 इस नंबर पे आप हमारे गूगल पे से या 88 87 57 43 95 इस नंबर पे आप हमें गूगल पे से या फोन पे के माध्यम से मिनिमम अमाउंट 99 रुपए भेजें और भेज करके अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। कल मुजफ्फरनगर से एक प्रदीप कुमार करके किसी ने भेजा था, उन्हें हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 3 लोगों के आए थे जिसमें से
दो लोगों ने अपने नाम भेजे थे, एक प्रदीप एक सुमित करके कोई अयोध्या से हैं जिन्होंने भेजा था, बाकी किसी का पैसा नहीं आया था। इन दो लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, इन्हें सारी चीजें अलग की जो सुविधाएं हैं वो इन्हें प्राप्त होंगी। आप भी भेजेंगे तो आपको भी नंबर अलग से ऐड कर लिया जाएगा, आपको भी बहुत सारी सुविधाएं यहां से दी जाएंगी। ठीक है, आप अपना नाम अवश्य भेजें जिससे हम आपका एक अलग ग्रुप बना सकें और आपको स्टडी मटेरियल हम वहां से बहुत बेहतरीन चीजें हम आपको दे पाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को और सबसे पहली नजर डालते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे। कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले प्रयास जो हुआ था यह हुआ था, कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले प्रयास 1824 ईस्वी में ड्यूट्रोचेट, यानी क्या नाम है, इन्हें हिंदी में दत्रोचित लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में इन्हें ड्यूट्रोचेट लिखा जाता है, तो इन्हें ड्यूट्रोचेट आप पढ़ें या दत्रोचित पढ़ें। दत्रोचित ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कह रहे हैं 1824 ईस्वी में दत्रोचित नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि उनके कोशिका सिद्धांत में बहुत सारी अशुद्धियां होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया। तो ये आपको मेंशन करना होगा सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट या प्रथम प्रयास किसका है, तो प्रथम प्रयास जो है वो प्रथम प्रयास है आपके ड्यूट्रोचेट का, यानी इनका नाम क्या है, दत्रोचित नाम है और ये 1824 में हुआ था। 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है स्लाइडेन। क्या नाम है इनका, स्लाइडेन नाम होता है। और स्लाइडेन जो है स्लाइडेन जो है ये वैज्ञानिक हैं और इन्होंने वनस्पत शास्त्री, कैसे हैं, वनस्पत शास्त्री हैं, यानी वनस्पत पे काम करने वाले बॉटनिस्ट हैं। वनस्पत शास्त्री ने क्या बताया कि सभी पादप हैं, सभी पादप किसके बने होते हैं, सभी पादप बने होते हैं, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ द सेल, सभी पादप कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। जब कहा जाएगा कुछ आके पढ़ दो बोल दो तब नहीं आओगे, ऐसे कूद रहे हो बीच में, साइड में बैठ दो कहीं। अगला है आपका 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम होता है स्वान। क्या नाम है, स्वान नाम है। और स्वान वैज्ञानिक जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने कहा कि सभी जंतु जो हैं, सभी जंतु कोशिका के बने होते हैं, सभी जंतु किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। 1839 में सभी जंतु किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, स्वान को अगर आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, स्वान को कुत्ता कहा जाता है। स्वान मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है, यानी ये एनिमल को इंडिकेट कर रहा है। स्वान किसको इंडिकेट कर रहा है, एनिमल को इंडिकेट कर। याद करने के लिए एक बहुत सब महान है बायोलॉजी में, हम इनका मजाक नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हमें याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत में स्वान मीन्स होता है कुत्ता। तो अब हमसे ये पता चल गया कि स्वान जो है एक एनिमल के हैं, तो इन्हें हम जंतु वैज्ञानिक मान लेंगे और इनके हिसाब से हम इनको रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कोशिका सिद्धांत आने से के साथ ही एक चीज और क्लियर होगी कि सभी जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के। सभी जीव किसके बने हैं, सभी जीव जो बने हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। किसके, कोशिका के बने होते हैं। और इसी के साथ ये बता दिया गया कि सभी जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी सभी जीवों की जो उत्पत्ति होती है उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, एक कोशिका से होती है। और उस एक कोशिका का नाम क्या होता है, कोशिका से होती है, और उस एक कोशिका का नाम होता है, उसी एक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एक कोशिका को हम लोग कहते हैं, उसी कोशिका को क्या कहा जाता है, उसी कोशिका को हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। क्या कहते हैं, जाइगोट। और इसी जाइगोट में विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद लगातार समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने से लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। और यहां से बातें आपको क्लियर हो गई। आपको बता दें, जब कोई जीव एक जाइगोट बने हुए जाइगोट से, जब कोई जीव बने हुए जाइगोट की ही कोशिका से अपना जीवन यापन करता है तो वह एक कोशिकी हो जाता है। क्या हो जाता है,
एक कोश की हो जाता है, यानी इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वह एक कोश की रह जाता है। लेकिन जिस जीव में यह जाइगोट विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी इसमें विभाजन पाया जाए और विभाजन होने के बाद बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी में अंतर बता दीजिए, तो आप बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें आपका अमीबा आ जाता है। क्या आ जाता है, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, युग्लिना आ जाता है। ये सभी जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन यहीं पे आपका क्या कहते हैं, और बहुकोशिकी में आपके दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा कोशिका पाने वाले जीव सभी किस में आ जाते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। समस्याएं अभी एज इट इज बनी हुई हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहले से प्राप्त कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि जो है एक वैज्ञानिक आते हैं, यहीं पे इनका नाम आता है पुरकिंजे, जो इन्होंने क्या दिया, कोशिका में जीवित पदार्थ जीवद्रव्य का नाम दिया था, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है। कल हमने आपसे बताया था कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और यहां पे एक कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब केंद्रक के अंदर के द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, या केंद्रक प्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इन दोनों को मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो यहाँ पे है, इसी प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था, आपसे पूछा जाता है। तो परकिंजे नामक एक वैज्ञानिक है, परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। यानी प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। एक वैज्ञानिक का नाम और आएगा यहाँ पे, और इसी श्रेणी में इसके बाद यहां से आप दूसरा स्टार लगा के लिख देंगे। इनका नाम आता है आर बिरचो, जिन्हें आप कहीं कहीं पे आर बिरचाओ लिखा देखेंगे, कहीं कहीं पे आर बिरकोव लिखा देखेंगे। ठीक है, आर बिरचो आप याद करिए, नाम हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, आर बिरचो हैं। ठीक है, आर बिरचो, कहीं कहीं पे बिरकाव लिखा होता है, तो आप इसको याद करिए, आर बिरचो है। 1855 ईस्वी की घटना है। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से पैदा होती हैं, यानी सभी कोशिकाएं पूर्व में निर्मित कोशिका से ही पैदा होती हैं। ठीक, सभी कोशिकाएं पूर्व में निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। इतनी चीजें हमारी कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर एक कोशिका से मिलकर बना है तो एक कोशिकीय है, अगर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो बहुकोशिकीय है। दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे तो लिखा गया है कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये डिफिनीशन हमने कल भी नहीं बताई थी, आज आपका टर्म आया तो बता रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि एक कोशिका जाइगोट है। ठीक है, एक कोशिका जाइगोट है, और यही जाइगोट विकसित होकर के विभाजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट से विभाजन होगा, यानी 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, 16 कोशिकाएं, 32 कोशिकाएं, ऐसे होते होते टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और बॉडी का निर्माण होगा। यानी हम इसे कह सकते हैं कि सेल जो है क्या है, बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है, एंड फंक्शनल यूनिट है। आपको याद करना होगा कि सेल की डिफिनीशन भी यही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी सजीव की, यानी जहां पे कोशिका पाई जाएगी वही सजीव होगा, और जहां पे कोशिका नहीं पाई जाएगी वह जीव या पदार्थ या चीज क्या होगी, निर्जीव होगी। ये चीज आप याद रखेंगे। आर बिरचो ने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। ठीक है, जीवधारी जो होते हैं इनके जीवन की जो उत्पत्ति होती है, यानी शुरुआत होती है, वो कहां से होती है, जाइगोट से होती है। मैंने आपको कई बार बताया कि जाइगोट से होती है। आपका निर्णय बैच में हमने आज आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक को डाल दिया है। पहला चैप्टर आपका पढ़ चुका है, दूसरा चैप्टर पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, आप जरूर देखिएगा।
अब आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा कि एक मान लेते हैं कि एक हैप्लॉइड गैमीट कहां से आता है, पेरेंट में मेल से आता है, और एक हैप्लॉइड गैमीट कहां से आता है, फीमेल से आता है। जब ये दोनों गैमीट मिलते हैं तो एक डिप्लॉयड गैमीट का निर्माण, डिप्लॉयड सेल का निर्माण करते हैं, जिस डिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिप्लॉयड सेल को हम लोग जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट डेवलप होकर के किसका निर्माण करता है, यही जाइगोट डेवलप होगा और डेवलप होकर के निर्माण करता है, आप बताएंगे, एक जीव का। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका की सहायता से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा प्रयास है और यह प्रयास हमारा पूरा है कि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। आप हमारे साथ चलें, आप वीडियो में जुड़ें और वीडियो से जुड़ी हुई सारी चीजों को जरूर देखें। जो टॉपिक आपके वीडियो में ऐड नहीं है उन्हें हम जरूर ढूंढ करके लाएंगे। सिलेबस का हर हिस्सा आपका कंप्लीट होगा, आप निश्चिंत रहें। अब जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं इसे ध्यान से आप समझिएगा। इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक नजर देख लें। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? होता क्या है कि ये मान लेते हैं एक कोई प्लांट है और इस प्लांट की ये सेल है और ये दूसरे प्लांट की सेल है, उसी प्लांट में दूसरी सेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि सेल वॉल है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है, और सेल वॉल है मान लेते हैं, और ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक जुड़ाव होता है, वो जुड़ाव एक फाइबर के कारण होता है, वहां पे तंतु बन जाते हैं, जीवद्रव्यी तंतु होते हैं, ठीक है, जीवद्रव्यी तंतु बन जाते हैं, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी कंडीशन को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। कोशिका भित्ति में अति सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं और उनमें धागे रूप की संरचना निकली होती है। देखिए कोशिका भित्ति में छिद्र पाए जाते हैं और वहां से धागे के रूप में संरचना निकली होती है, और वही धागे के रूप में निकली हुई संरचना क्या काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण करते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार ये बताया गया कि कोशिका जीवद्रव्य की एक छोटी बूंद नहीं है, जो ये बूंद बूंद के रूप में निकल रहा है, बूंद नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक पूर्ण सुव्यवस्थित फैक्ट्री है, आणविक फैक्ट्री है, जो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण कर रही है। यानी हम कह सकते हैं पादप कोशिकाएं दो आपस में जहां जुड़ी होती हैं वहां पे प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण होता है। हमारी पहली टॉपिक कंप्लीट होती है कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल। हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सेल, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ऐसी कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आप बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आर्गन है, यानी जो कोशिका के अंदर का द्रव्य है, वह द्रव्य केंद्रक झिल्ली ना होने की वजह से कला विहीन केंद्रक है, और कला विहीन केंद्रक वाले भाग को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी जिसमें कला विहीन, यानी जिसमें झिल्ली नहीं है, झिल्ली विहीन डीएनए आरएनए जो पाया जाएगा, यानी जो क्या होगा, क्रोमेटिन तंत्र होगा, क्रोमेटिन जो फाइबर होगा, उस फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, वहां का जो हिस्सा बनेगा उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। हो गया। ये कोशिकाओं के पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग, अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे थे हम लोग, प्रोकैरियोट की, तो इसमें कोई भी कोशिकांग, प्रोकैरियोट में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कला विहीन हिस्सा पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाया जाएगा बीच में। जो जैसे मान लेते हैं सेल है और इस सेल में क्या होता है, कुछ तो है नहीं बीच में, तो बीच में जो क्रोमेटिन फाइबर पाया जा रहा है, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, खुला होता है, यानी झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसी कारण इसे हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि इसमें जो हिस्सा होता है इसका, ये डीएनए बनाएगा ना, तो इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन
क्या होती है, एब्सेंट होती है। यानी क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी हिस्टोन प्रोटीन की कमी पाई जाएगी ना। तो डीएनए आरएनए जो भी बनेगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन की कमी पाई। हमने कहा कि सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है। और ऐसे राइबोसोम में आप बताएंगे, राइबोसोम जो होता है यह भी कला विहीन अंग होता है, यानी राइबोसोम में भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम भी कैसा होता है, कला विहीन होता है। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें, प्रोकैरियोट में आने वाले जीवों के उदाहरण की बात करें तो इसमें आप कहा जाता है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा। क्या नाम होता है, माइकोप्लाज्मा, और इसी का नाम हो जाता है ग्लेसेप्टिकामा। माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा, इसका जो होता है ये सबसे छोटी अभी तक की ज्ञात कोशिकाओं में अगर बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका वाला जीव होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा। और इसका जो व्यास होता है, जो इसे को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, PPLO कहते हैं, यानी प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेन्ज कहा जाता है, प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसको, PPLO को प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह सबसे छोटी अभी तक की ज्ञात कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका होती है। और इसका व्यास जो होता है वो कितना होता है, 0.3 म्यू माइक्रोन तक इसका व्यास पाया जाता है। जो कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है आपका जो है बैक्टीरिया का। किसका नंबर आता है, बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरिया की बात कर लें तो इसमें माइकोप्लाज्मा आता है, फिर बैक्टीरिया आते हैं, फिर कौन आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक हो गया आपका प्रोकैरियोट के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोट के बाद हमको जो पढ़ना था एक टॉपिक हमारी और प्रोकैरियोट के आगे है। अगर हम प्रोकैरियोट की कोशिका झिल्ली की बात करें, यानी प्रोकैरियोट के ऊपर पाई जाने वाली जो कोशिका झिल्ली है इसकी बात करें, तो आपने सुना होगा, देखिए ये झिल्ली है और इस झिल्ली के ऊपर क्या पाया जाता है, आपकी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे जिलेटिनस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी के ऊपर क्या होता है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इससे हम लोग लिख लेंगे जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, इसी के बाद क्या पाई जाएंगी, सेल वॉल पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, सेल वॉल। और ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, क्या क्या पाया जाएगा, जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी, और क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और ये जो अंदर का हिस्सा है इसे हम लोग क्या लिख दिए हैं, न्यूक्लियोइड लिख ही चुके हैं। क्या लिख दिए हैं, न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो मैं बता रहा था कि कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होती हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होती हैं। ठीक है, जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होती हैं वह गति नहीं करती हैं, और जो मोटाइल बैक्टीरिया होती हैं वह गति करती हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया होती हैं उसमें फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है, और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होती हैं उसमें फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी। किसी कारणवश आपका राइबोसोम वाला हिस्सा आज छूट जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में आगे की वीडियो में कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम है जो है उसको थोड़ा सा चेक कर लें, क्या प्रॉब्लम है। कई बार आपने देखा कि आगे पीछे हो गया क्लास, उसको चेक करके हम कल आपकी क्लास या आज ही शाम को इस क्लास को हम फिर से अपलोड कर देंगे। एक नए पैटर्न में आधा हिस्सा इसका बाद में फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।